पाकिस्तान में फैशिस्ट लफ्ज इतना थ्रोन अराउंड होता है जितना शायद गर्लफ्रेंड भी नहीं होता। कोई लॉन्डे की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेना, वो सब दोस्तों को बोल देता है कि बॉयज़ ये भाभी है तेरी। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे। तो फैशिज्म होता है फार राइट अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हुकूमत जहां आमिर ताकत की जोर पे ऑपोजिशन को दबा के रखता है, जैसे हिटलर ने नाजी जर्मनी में किया। Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. दुनिया में ईविल का दूसरा नाम है हिटलर, और हम यहाँ हिटलर की नाम की टी शर्टें बेचते हैं। क्यों? ये वैसा ही है कि अगर आप जर्मनी में लैंड करें और शॉपिंग मॉल में दुकान हो मुल्ला फजलुल्लाह जीन्स। तो हाँ या नहीं में जवाब देने से बेहतर है कि ये एक ऑनलाइन वायरल ग्राफिक है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं फॉर अर्ली साइंस ऑफ फैशिज्म। तो मैंने सोचा आज इन 14 पॉइंट्स पे एक सीरियस एनालिसिस कर लें और फिर जज करें कि क्या पाकिस्तान फैशिस्ट है या नहीं। पॉइंट 1, ताकतवर और कंटिन्यूइंग नेशनलिज्म। अगेन, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क से प्यार ना करें। पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क है। नेशनलिज्म होता है जब पावर की बुनियाद पे आप फैसला कर लें कि ये हम लोग हैं और जो इस डब्बे से बाहर है वो दी अदर है। अबे मेरे को तो अंदर लो। हमने नाजी जर्मनी में देखा किस तरह जूस को अदराइज किया गया और एक हॉलोकॉस्ट हुआ। इस वक्त इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी डिफाइन करना चाह रही है कि एक अच्छा इंडियन क्या होता है। पाकिस्तान में 2021 में जज करना कि हम कितने नेशनलिस्टिक हैं थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से ही नेशनलिस्टिक रहा है। राइट फ्रॉम 1947 हद तक हमने अपनी एथनिक आइडेंटिटीज़ भी सप्रेस करने की कोशिश की। बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था जहां तकरीबन कोई नहीं उर्दू बोलता था, वहां पर भी हमने उनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू इम्पोज की एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो इस हुकूमत को इस पॉइंट पे जज करना मुश्किल है, लेकिन जो खतरनाक बात है, जो कल्चर वॉर्स हो रही है, 2 सेकंड नहीं लगते कोई भी डिसेंटिंग वॉइस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट करे, उसको एंटी पाकिस्तान या एंटी इस्लामिक यहां लेबल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है, बट फॉर सम रीजन उसको बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट किया जाता। पीटीएम जो केपी में एक मास मूवमेंट है उसको एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट लेबल किया जाता है। पंजाब की सबसे मकबूल पार्टी पीएमएलएन है, वहाँ नवाज शरीफ को भी एंटी पाकिस्तान लेबल किया जाता है। पीपीपी को तो हमेशा से ही एंटी स्टेट समझा जाता था। और बलूचिस्तान में कितना ऑपरेशन हो रहा है ये आपको पता है। तो सवाल ये रहता है कि ये कौन डिफाइन कर रहा है कि एक सच्चा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी कौन होता है और बाकी सब एंटी पाकिस्तान है। एंड अगेन प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तानियत डिफाइन कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये एक वेग आइडियाज़ हैं जो सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आप ऑपोजिशन को और डिसेंट को लेबल कर सकें एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम, जबकि ये कभी नहीं डिफाइन कर सकते कि व्हाट इज़ पाकिस्तान, व्हाट इज़ पाकिस्तानियत। इस डब्बे में है क्या जिससे बाहर आप किसी को एंटी पाकिस्तान कहते हैं। इसमें एक और डेंजरस बात यह है कि इमरान खान आजकल हर चीज़ को एक वेस्टर्न एजेंडा बना देते हैं, भले वो बेसिक ह्यूमन राइट्स ही क्यों ना हो। इमरान खान जिन्होंने खुद जाके जैक गोल्डस्मिथ के लिए कैंपेनिंग की लंदन में, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी ऑपोजिशन और डिसेंट और क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए उनको एंटी पाकिस्तान या वेस्टर्न एजेंडा लेबल करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं मगरिब को सबसे बेहतर जानता हूँ। कोई मगरिब को इस तरह अंदर नहीं समझता जो मैं समझता हूँ। ये डेंजरस बात इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में भी अगर कुछ बुरा हो तो उसका रेपरकशन यहाँ पे हिंदूज पर होता है। हमने इस तरह के भी वाक़े देखे हैं कि यूरोप या फ्रांस में कुछ हुआ हो और पाकिस्तान में क्रिश्चियन बस्ती जला दी हो। तो ये अब जब हम लेबल कर रहे हैं कि वेस्ट बुरा है, वहाँ सारा इस्लामोफोबिया है, उसका जो ब्लोबैक आएगा वो फ्रांस में शायद ना आए, पाकिस्तान में आएगा। तो अगर आपके ख्याल में अच्छा पाकिस्तानी वही है जो सुन्नी पंजाबी रिच मर्द हो, तो फिर बहुत कम सच्चे पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह जाते हैं। आई वुड से पॉइंट 1 पे 9 आउट ऑफ 10 स्कोर है, लेकिन इसका सारा ब्लेम पीटीआई पे डालना सही नहीं होगा क्योंकि ये नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट तो 1947 से चल रहा है। पॉइंट 2, ह्यूमन राइट्स से नफरत। पाकिस्तान और ह्यूमन राइट्स का रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के रिश्ते जैसा है। कोई प्यार व्यार नहीं है, बस दिखाने के लिए है। हमने भी बस ह्यूमन राइट्स लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए हैं, पर जब मर्जी आए हम पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड कर देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का क्या? यहाँ पैरेलल कोर्ट्स में ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लोग मिसिंग हो सकते हैं, जर्नलिस्ट भी गायब हो सकते हैं। सो हमारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं है ह्यूमन राइट्स के साथ। हमारी तारीख में बड़े ऐसे वाक़े हैं जहाँ प्रोटेस्टर्स पर वायलेंस इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स गारंटी करता है, बट वही कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स भी लगाता है और कुछ पाकिस्तानियों से वही फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ले भी लेता है। अगेन
ये हमेशा से चलता आ रहा है, तो सारा इल्ज़ाम पीटीआई की हुकूमत को डालना सही नहीं होगा, बट इट हैज़ वर्सनड इन पीटीआई। कपिल देव बहुत अच्छी बात करते हैं कि शीरीन मज़ारी शायद फॉरेन ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इस्लामोफोबिया पे कोई वायलेंस हो तो उनका ट्वीट आ जाता है, पर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो भी हो रहा हो वहाँ हमें खामोशी नज़र आती है। या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बोल देते हैं। हमें इंसिडेंट से मसला नहीं है, उनकी रिपोर्टिंग से मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है। यहाँ पे तो हम हज़ारा को ब्लैकमेलर्स, औरतों को पब्लिसिटी स्टंट और अलेज हरासर्स को प्रेसिडेंशियल मेडल देना शुरू हो जाते हैं। तो कड़वा सच ये है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहेगी कि ह्यूमन राइट्स उनके रास्ते में ना आए। तो इस पॉइंट पर तो मुझे 10 on 10 देना ही पड़ेगा। पॉइंट 3, दुश्मनों की निशानदेही करना मुल्क के इत्तेहाद के लिए। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए हम उसको यहूदी साजिश या रॉ की साजिश लेबल करके वापस सो जाते हैं। जर्मनी में भी यही मसला था कि कुछ जूस पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया था, उनको विलेनाइज किया था और उसके बाद हॉलोकॉस्ट हुई। पाकिस्तान में भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ही अहमदी हैं, लेकिन उन पर सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं कि ये सारे साजिशी हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इस इशू को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है नफ़रतें फैलाने के लिए। वैसे भी इंडिया तो हमारा परपेचुअल एनिमी है ही, तो काफ़ी कुछ तो इसी तरह जस्टिफाई हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, तो हमारी मजबूरी है। हिस्टोरिकली एंटी अमेरिकन टॉकिंग पॉइंट्स इस्तेमाल करके उसी अमेरिका से हम लोगों ने एड भी लिया है, और अब इमरान खान ने एक अपना सेंट्रल टेनेंट एंटी वेस्ट एजेंडा बना दिया है। ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। तो पाकिस्तानियत तो डिफाइन नहीं होती, लेकिन हम पाकिस्तानियत नेगेशन में डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तानी क्या है जो अमेरिकन नहीं है, पाकिस्तानी क्या है जो इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी क्या है जो वेस्ट का गुलाम नहीं है। समझ नहीं आती कौन वेस्ट का गुलाम है। जो सबसे ज़्यादा वेस्ट से पैसे लेते हैं वही कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मुहिब्बुल वतन हैं। तो इस पॉइंट पे भी मुझे 10 on 10 देना ही पड़ेगा। पॉइंट 4, मिलिट्री की सुप्रीमेसी। 10 on 10 दें और अगले पॉइंट पे चलें, क्योंकि मैंने नहीं मरना। पॉइंट 5, रैम्पेंट सेक्सिज्म। ये तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान में पिदरशाही निज़ाम है, औरतों को वो राइट्स और वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो मर्दों को मिलती हैं। पाकिस्तान में शायद एक लिटरल फेमिसाइड हो रहा है, लेकिन लोग बस चाहते हैं ये रिपोर्ट ना हो, क्योंकि हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। दैट्स ऑल यू नीड टू नो कि यहाँ पे कितना रैम्पेंट मिसोजिनी और सेक्सिज्म है। आई थिंक औरतें अगर खामोशी से मरती रहें और न्यूज़ ना आए तो ये गवर्नमेंट बहुत खुश होगी। अगेन रैम्पेंट सेक्सिज्म पे 10 on 10। पॉइंट 6, कंट्रोल्ड मास मीडिया। हामिद मीर एक स्पीच के ऊपर बैन हो जाते हैं, चैनल्स को जाकर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, उनको डायरेक्शंस आ रही होती हैं, नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, चैनल हेड्स तक यहाँ पर अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग टीवी पे जाके खुला प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, थ्रेट्स दे सकते हैं, वायलेंस कॉल कर सकते हैं, बट पॉपुलर मास लीडर्स भी टीवी पर बैंड हैं। इसको हम कंट्रोल्ड मास मीडिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और हर दफ़ा कंट्रोल जो है ना वो किसी को मार कर नहीं किया जाता। अगर हम पॉइंट 5 से इसको जोड़ें तो विमेन जर्नलिस्ट ने लिटरली एक लेटर लिखा था कि हमें इतना अब्यूज़ किया जाता है और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। सोशल मीडिया और ट्रोल फैंस पूरी एक कैंपेन करते हैं कि हम इतनी एक इंसान को गालियां दें कि वो खुद ही खामोश हो जाए, और अगर वो फिर भी इंसान खामोश ना हो तो उसको ऑनलाइन मलाइन करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। आप तलत हुसैन, नजम सेठी, हामिद मीर या हद तक डॉन या जियो की कोई खबर मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके जहन में उन्होंने क्या लेबल कर दिया कि ये इदारे ही एंटी पाकिस्तान है। तो वो अगर सच खबर प्रिंट भी करें, इट डजंट मैटर टू यू। Well, first, I don't even consider Talat Hussain a journalist. अगेन ये भी 10 on 10 है, और इधर मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीआई हुकूमत में चीज़ें बहुत बदतर हो गई हैं। पॉइंट 7, ऑब्सेस्ड विद नेशनल सिक्योरिटी। अगेन इज्जत से 10 on 10 दें और पॉइंट 8 पर आ जाएं। पॉइंट 8, रिलीजन एंड गवर्नमेंट इंटरट्वाइंड। पता नहीं क्यों ये बात समझाने पाकिस्तानियों को मुश्किल है कि आप मज़हब के नाम पर एक्सप्लॉइट होते हैं। पॉलिटिशियंस मज़हब का नाम लेते हैं सिर्फ वोट्स के लिए, और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो अपने आप को मजहबी दिखाते हैं पर शायद उनको नमाज भी ना पढ़नी आती हो। अक्सर पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म को लादीनियत बनाकर पेश किया जाता है, जबकि सेक्युलरिज्म का सिर्फ ये मकसद है कि एज फार एज द स्टेट इज़ कंसर्न, आपका मजहब क्या है, स्टेट आपके साथ जिस तरह बिहेव करेगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। कायद-ए-आज़म ने भी तो यही कहा था ना कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। एज फार एज द स्टेट इज़ कंसर्न, आपका रिलीजन डजंट मैटर टू द स्टेट। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। जिस तरह इंडिया में भी हमेशा से एक हिंदू मेजॉरिटी थी, बट इट्स ओनली मोदी जिसने वो हिंदू आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट किया है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए।
और जिस चीज़ को हम इंडिया का सेक्युलर एथोस समझते थे वो मोदी ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ही हुकूमतों ने मज़हब का इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत बचाने के लिए। यहाँ पे तो इस्लामाइजेशन के नाम पे एक डिक्टेटर ने 10 साल आमरियत। इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शन में कौन सी पार्टीज हैं इन्वॉल्व? पीपल पार्टी जिसको हुकूमत से निकाला गया, PNA जो हुकूमत में आना चाहता है, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी फौज जिसका गला फंसा हुआ है कि कल को उनके साथ क्या होगा, सजाए मौत होगी या शाबाश होगी। एंड ऑनेस्टली ये इस वीडियो का सबसे डेंजरस पॉइंट है। कुछ TLP एग्जिस्ट करती है अफ़गानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत आ गई है, TTP पाकिस्तान में रिवाइव हो रही है। दिस माइट बिकम रियली डेंजरस। और इस पॉइंट पे भी अनफॉर्चुनेटली 10 on 10 है। पॉइंट 9, कॉर्पोरेट पावर प्रोटेक्टेड। पाकिस्तान में हमेशा ही अमीरों की वाहवाह रही है और उनकी मौज रही है और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए गए हैं। हमें जो पढ़ाए भी जाते हैं ना, अयूब खान डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, वो 22 फैमिलीज के लिए ऐश थी, बाकी पूरी कौम गुलाम ही थी। PTI हुकूमत में ये एलीट कैप्चर और भी प्रोनाउंस हो चुका है। हद तक PPP जो अपने आप को पीपल्स पार्टी और अवाम की पार्टी कहती है, वो भी बहरिया टाउन से मिलकर लोगों के गाँव और उनकी ज़मीन हड़प कर रही है फॉर बहरिया टाउन। वाह, क्या ये खुला ताज़ाद नहीं है कि बनी गाला अगर इलीगल हो तो वो रेगुलराइज हो सकता है, लेकिन गुज्जर नाले वाले लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी हों तो भी उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। वाई? फॉर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। हमने कोविड रिलीफ में भी देखा कि मेजर जो पैसा है वो कॉरपोरेशंस को दिया गया। यहाँ अवाम गरीब होती जा रही है और कुछ लोग अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। वी सॉ कि कोविड में लोगों की नौकरियाँ चली गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, लोगों के लिए मुश्किलात हुई, बट बैंकिंग और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए। एंड ये तो दुनिया भर में मसला है, हम इंडिया में भी देखते हैं, अमेरिका में तो स्पेशली देखते हैं। तो कंपैरेटिवली चलें यहाँ पाकिस्तान को मे बी 9 out of 10 दे दें। पॉइंट 10, लेबर पावर सप्रेस्ड। हमने देखा कि किस तरह डेली वेज वर्कर्स की एक इमोशनल अपील करके इमरान खान ने अपना एंटी लॉकडाउन एजेंडा दिया और फिर खुद ही लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन कहा आप लोग सब डम है, हमारा लॉकडाउन स्मार्ट है। पता नहीं, मुझे आज तक डम और स्मार्ट लॉकडाउन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। किया उन्होंने वही जो हम कह रहे थे। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको ये चोरी 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 कहते थे, खुद उसी को एक्सपैंड करके एहसास प्रोग्राम बनाया। एंड फॉर द रिकॉर्ड मैं बहुत फेवर में हूँ, एहसास प्रोग्राम बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एक्चुअली ये मेरा क्रिटिसिज्म है कि बजट में उसको जितना एक्सपैंड करना चाहिए था उतना बिल्कुल भी नहीं किया। तो जब इन्हीं फैक्ट्रीज़ ने इस लेबर को निकाला और लेबर ने प्रोटेस्ट किए, इमरान खान और PTI हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ का साथ दिया, लेबर का साथ नहीं दिया। हद तक स्टील मिल्स में जहां असद उमर ने जाके बड़े वादे किए थे, वहां भी वो लेबर के साथ नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान में लेबर के पास पावर तो है ही नहीं। लेबर यूनियंस को डिस्करेज किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो लेबर के फेवर में बोलती भी हैं, उनको आप एंटी पाकिस्तान लेबल कर देते हैं। हद तक यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को भी गोलियाँ मारी गई। तो अगेन 10 on 10। पॉइंट 11, डिसडेन फॉर इंटेलेक्चुअल्स एंड द आर्ट्स। यहाँ पे कोई भी अगर अकलमंद बात कर ले ना, हम उसको शक की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। एंड आर्ट्स की जहाँ बात करें, एक आर्ट पीस तो स्टेट से बर्दाश्त होता नहीं है। आर्ट हमें तब तक पसंद है जब किसी तरह हर्ट ना करे, बट अगर वो क्रिटिकल हो या इंटेलेक्चुअल हो, हमें उस आर्ट से भी नफरत होना शुरू हो जाती है। फिल्में तक तो हम बैन कर देते हैं। आप किसी भी रात कोई भी चैनल पे न्यूज़ शो देख लें, टॉक शो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या इंटेलेक्चुअल लेवल पसंद है। हमें नफरत है एक्चुअल इंटेलेक्चुअलिज्म से। और जो पाकिस्तान में अक्लमंद बात करे उसको हम सिंबल ऑफ फ्राइटन समझ लेते हैं। परवेज हुडबॉय जैसे लोगों को हम पढ़ाने तक नहीं देते। वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। अब्दुल सलाम तक से तो हमें नफरत है। आप अब्दुल सलाम मिर्ज़ाई की चेयर भी उठानी पड़ेगी। कॉमेडियन अगर सड़क पे नाच रहा हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो अक्लमंद बात कर ले तो उससे हमें नफरत होना शुरू हो जाती है। फिर भी हमें आर्ट्स काफ़ी पसंद है एंड एज अ सोसाइटी आई बिलीव इन अस। तो यहाँ थोड़े पॉइंट्स काट देते हैं, मे बी 8 out of 10। 12, क्राइम एंड पनिशमेंट के साथ ऑब्सेशन। कुछ भी हो जाए हमारा बस ये सोल्यूशन होता है, लटका दो, सड़कों पे लटका दो। कल्चरली हमने कोई चीज़ नहीं बदलनी, बस हमें एक मॉन्स्टर या एक एनिमी चाहिए जिसको हम लटका दें और सब चैन की नींद सो जाएं। अब तक कि शायद हम पोल करें तो काफ़ी पाकिस्तानीज माइट ऑल्सो बी इन फेवर ऑफ इनकाउंटर। यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी वाक़े देखने को मिले हैं जहाँ लोगों ने खुद एलिज्ड चोरों को मार दिया। सो मे बी इधर भी 8 out of 10। पॉइंट 13, रैम्पेंट क्रोनिज्म और करप्शन। जो पार्टी एंटी करप्शन के नाम पर आई है उनके कितने करप्शन स्कैंडल्स आ रहे हैं।
कैसे हो सकता है कि ना आए? क्योंकि जो इलेक्टेबल्स पीपीपी और पीएमएल-एन में थे वो ही पीटीआई में आ गए हैं, तो अगर वो वहाँ करप्शन करते थे वो यहाँ करप्शन क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान के तो काफ़ी इदारों में रैम्पेंट करप्शन है, इधर तो 10 on 10 देना ही पड़ेगा। पॉइंट 14, फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस। यहाँ बहुत डेमोक्रेसी को गालियाँ दी जाती हैं, बट हकीकी डेमोक्रेसी यहाँ है क्या? हर इलेक्शन तो हमारा सिलेक्शन होता है, तो अगेन 10 on 10। जब मैंने सोचा था ना ये वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोचा एंड पे मैं कह दूंगा कि यार फैशिज्म तो एक बड़ी एक्सट्रीम चीज़ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम्युनिज्म के नाम पे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, या जिस तरह जर्मनी में हुआ था, हमें आप फैशिस्ट लाइट कहते हैं। लेकिन अब जब मैं स्कोर देखता हूँ और हमारा स्कोर 134 out of 140 आता है, तो मैं क्या ही कहूँ। एंड यस, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है क्योंकि मेरे ओपिनियंस हैं, लेकिन शायद जो लोग सिर्फ सुनते हैं उनको नज़र नहीं आता कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल से अपने ओपिनियन सब्सटेंशिएट करूँ। सो 134 out of 140 के बाद मैं क्या ही बोलूँ, स्पेशली कंसिडरिंग द एफ वर्ड इज़ कंसिडर्ड ऑफेंसिव।